हाय गाइस, मेरा नाम है भावना जिंदल। आज मैं आई हूँ एमी केयर हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे एंडोस्कोपिंग के स्पाइन स्पेशलिस्ट से डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता से कुछ स्पाइन से रिलेटेड जुड़ी कुछ बातों से। नमस्कार आपको। मरीजों का बहुत सवाल है, एंडोस्कोपिंग डिसेक्टमी और ट्रेडिशनल स्पाइन इंजरी में क्या फ़र्क है? देखिए, एंडोस्कोपिक और ट्रेडिशनल में डिफरेंस ये है कि एंडोस्कोपिक हम एक की होल सर्जरी होती है जिसमें हम बहुत ही छोटा सा कट, ऑलमोस्ट मतलब मिनिमल कट की 1 स्टिच लगाते हैं। और हम एक एंडोस्कोप होता है जो एक पेन जैसी डिवाइस होती है, उससे हम स्पाइन के अंदर जाते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं, हमें स्क्रीन पे देखते रहते हैं और फिर वहाँ से हम जो डिस्क छोटी सी निकल रहती है उसको हम कट करके बाहर निकाल देते हैं लेज़र की मदद से। तो ये एंडोस्कोपिक डिसेक्टमी कहलाती है। ट्रेडिशनल सर्जरी में हम पहले क्या करते थे, हम ओपन सर्जरी करते थे जिसमें हम पीछे से बैक को खोलते थे, मसल्स को स्ट्रिप करते थे और फिर हम आगे जाके डिस्क को निकालते थे। तो एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी और ट्रेडिशनल में बहुत डिफरेंस है, जिससे कि हमें ये होता है कि अब एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी में हमें ब्लड लॉस नहीं होता है, कट लेस बहुत पेन भी छोटा-सा होगा। होता है, दर्द बहुत कम होता हम्म। है और रिहैबिलिटेशन टाइम बहुत कम होता है। मरीज़ को हम जिस दिन ऑपरेट करते हैं एंडोस्कोपिक में उसी दिन चला देते हैं और हम डे केयर सर्जरी करते हैं। इसमें मरीज़ को सेम डे डिस्चार्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा जब ओल्ड सर्जरी ट्रेडिशनल होती थी, उनमें मरीज़ को बेड रेस्ट पे रखना पड़ता था और उनको यूजुअली रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी में टाइम लगता था और उनको वर्क अपना स्टार्ट करने में यूजुअली 4 टू 6 वीक्स लगते थे। लेकिन अब एंडोस्कोपिक स्पाइन में आप 1 टू 2 वीक्स में आप अपने वर्क पे जा सकते हैं। तो क्या ये हर पेशेंट के लिए सूटेबल है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें कंडीशन देखनी पड़ती है कि प्रॉब्लम क्या है एग्ज़ैक्टली। एवरी पेशेंट्स में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी नहीं कर सकते। जैसे कि अगर प्योर डिस्क की प्रॉब्लम है, तो उनमें एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी आसान होती है। लेकिन अगर किसी में लिस्थेसिस है, जिसमें हमें कहते हैं कि वर्टिब्रा स्लिप कर गई है, तो ऐसे केसेज़ में हमें फिक्सेशन करना पड़ता है, जिसमें हमें स्क्रू डाल के, पेंच डाल के उसको बाँधना पड़ता है और डिस्क का रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो ऐसे केसेज़ में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी नहीं कर सकते हैं। जैसे इन्फेक्शन है, उसमें भी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी यूजुअली नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह हमें हर केस में एंडोस्कोपिक स्पाइन नहीं हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेज में अब एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हम कर सकते हैं। ओके। और इस सर्जरी के बाद पेशेंट को कितना टाइम लगता है नॉर्मल लाइफ में रिटर्न करने के लिए? यूजुअली एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में तो हम सेम डे पे चला देते हैं, यूजुअली 2-3 घंटे बाद, क्योंकि हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, हम इसमें बेहोश नहीं करते पूरा पेशेंट को। ओके। इसलिए 2-3 घंटे बाद मरीज़ चल सकता है और अगर सुबह हमने सर्जरी करी तो शाम को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। और यूजुअली क्या होता है कि अगर नॉन वेट लिफ्टिंग वाला कोई वर्क है, तो यूजुअली 1 वीक के बाद वो अपना वर्क रिज़्यूम कर सकता है। तो क्या ये सर्जरी एक परमानेंट सॉल्यूशन है स्लिप डिस्क को प्रिवेंट करने के लिए? देखिए, परमानेंट सॉल्यूशन मेडिकल फील्ड में कुछ नहीं होता है। तो हम ये करते हैं कि हम जो प्रॉब्लम कर रहा है उस प्रॉब्लम को हटा देते हैं। तो अगर इसको परमानेंट जिसको या लॉन्ग टर्म बेनिफिट अगर चाहते हैं, तो उसके साथ-साथ कुछ आपको अपनी लाइफ़स्टाइल में और कुछ आपको प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे। जैसे लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ क्या है कि आपको वेट कम रखना है, उसके अलावा जो है आपको अपना रेगुलर एक्सरसाइज़ करनी है, बैक की मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना है। तीसरा, जैसे आपको हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, आगे झुक के यूजुअली हैवी वेट नहीं उठाना चाहिए। उसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं या निकोटीन किसी भी फॉर्म में लेते हैं, तो वो डिस्क को डिजनरेट करता है, तो वो अवॉइड करना चाहिए आपको। उसके अलावा आप पॉस्चर, गुड पॉस्चर मेंटेन रखिए, सीधे बैठिए, आगे झुक के नहीं बैठिए, तो यूजुअली ये लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि ये मतलब कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन होता है। लेकिन ये है कि अगर आप सब कुछ एक साथ करेंगे, प्रिकॉशन, फिजियोथेरेपी और अपने लाइफ़स्टाइल चेंजेस, तो ये लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए काम आएगा। तो ऐसा कितना रिस्क होता है कि दोबारा पेन आने का या फिर स्लिप डिस्क में मतलब कोई दोबारा कोई रिस्क जनरेट हो रहा है? मतलब देखिए, कोई आइडिया टाइम का? ये इसी पे निर्भर करता है कि आप कितना फ़ॉलो करते हैं, जो हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं, जो हम एक्सरसाइज़ेज़ बताते हैं, हुँ। जो प्रिकॉशन बताते हैं। अगर वो आप सब अवॉइड करते हैं, तो बहुत ही कम चांसेज़ रहते हैं कि दोबारा रिकरेंस हो। हुँ। लेकिन अगर आप ये सब अवॉइड नहीं करते हैं और हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं और आगे झुक के काम करते हैं और अगर आप एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, अपना वेट मेंटेन नहीं करते हैं, तो ये चांसेज रिकरेंस के फिर से स्लिप डिस्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूजुअली ये 10% तक चले जाते हैं।
तो आपको, अगर आप डॉक्टर्स की सारी बातों को फॉलो करते हैं, अवॉइड करते हैं, आप जो भी वो कहते हैं प्रिकॉशन जो कहते हैं वो अगर फॉलो करते हैं, तो यूजुअली चांसेस रिकरेंस के बहुत कम होते हैं। मतलब कि क्या केसेस में सर्जरी को प्रिवेंट या नहीं कर सकते हम सर्जरी? सर्जरी तो देखिए ऐसा नहीं है, सर्जरी का हमें तो स्पाइन का प्रॉब्लम क्या है वो देखना पड़ता है। हम हर केसेज में सर्जरी कर सकते हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है कि हमको करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये एक्चुअली पैथोलॉजी को देखने के बाद ही पता लगता है। तो हम मरीज का एग्जामिन करते हैं और मरीज का एक्सरे और एमआरआई देखने के बाद ही हम बता सकते हैं कि किस में सर्जरी की ज़रूरत है और किस में नहीं है। तो यूजुअली क्या होता है कि 90% चांस सर्जरी की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आप प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंजेज करें, कुछ मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी और गुड पॉस्चर करें, तो आपका 90% चांस है कि बैक पेन या जो भी स्पाइन की प्रॉब्लम है वो रिलीफ हो जाता है। आप बता सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस कैसे स्पाइन को इफेक्ट करता है और हाँ, इसे ये कैसे प्रिवेंट करा जा सकता है? देखिए, ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बताएं तो इसका मतलब होता है वीक बोन, मतलब हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, हड्डियां भुरभुरी हो गई हैं, मतलब जैसे कि उनको दबाने से टूट जाएंगी। तो ये ऐसा होता है, ये ओल्ड एज की प्रॉब्लम है। तो एज के साथ ये उनमें होता है जो 60 ईयर्स के अबव हैं। फीमेल्स में थोड़ा पहले होने लगता है, मोर देन 50 ईयर्स में। तो ऐसे केजेस में क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है बोन वीकनेस होना। तो वो सारी बॉडी के बोन को वीक करती है। तो इसी तरह से स्पाइन में भी जो बोन है वर्टिब्रा, उनको भी वीक करती है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है और अगर थोड़ा सा भी ट्रॉमा होता है तो उसके फ्रैक्चर होने का डर रहता है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोटिक कोलैप्स कहते हैं। तो ये बहुत ही कॉमनली क्या होता है कि अगर वो नर्व को, स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर दे वर्टिब्रा, तो उसमें पैरालिसिस का भी डर रहता है या सियाटिका जैसे सिम्टम भी आ सकते हैं। तो इसको अगर ऑस्टियोपोरोसिस को अवॉइड करना चाहते हैं, तो उसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी ओल्ड एज के लोग हैं, स्पेसिफिकली जो फीमेल्स हैं, जो पोस्ट मेनोपॉज मतलब कि मेंसेज बंद होने के बाद यूजुअली 45-50 के बाद, उनको अपने बोन्स की मॉनिटरिंग करते रहनी चाहिए, जिसमें हमें एक टेस्ट होता है डेक्सा स्कैन, जो हमको बताता है कि बोन ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं है। तो हमको वो फॉलो करना चाहिए और हमें प्रॉपर एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। और उसके अलावा हमको प्रिकॉशन रखने चाहिए कि ओल्ड एज में हमें आगे झुक के काम नहीं करना चाहिए, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा हमें प्रॉपर डाइट्स जिसमें कैल्शियम हो, विटामिन डी की मात्रा हो। विटामिन डी यूजुअली हमको क्या है, या तो हमें सप्लीमेंट के रूप में लेना पड़ता है या हमको धूप में बैठना पड़ता है, धूप से हमको मिलता है विटामिन डी। तो और न्यूट्रिशस डाइट, प्रोटीन डाइट लेनी पड़ती है, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। प्लस अर्ली डायग्नोसिस ऑस्टियोपोरोसिस का मेन मैनेजमेंट होता है। अगर हम अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं तो हम उसको, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं रहती है। तो उसमें कुछ मेडिसिन आती हैं प्रॉपर, जो हम देने से ऑस्टियोपोरोसिस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब आजकल हम देखते हैं लोग जिम बहुत ज़्यादा अब आजकल फेमस हो गया, तो लोग हैवी वेट उठाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, पुशअप्स करते हैं, तो क्या और वो स्पाइन से रिलेटेड जो इंजरी होती है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो क्या ये ठीक है? मतलब क्या रिस्क इससे जुड़े हुए हो सकते हैं? देखिए, हाँ, ये आजकल बहुत से लोग अपने मतलब कि बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में आप जिम में जाते हैं और विदाउट प्रॉपर गाइडेंस आप हैवी वेट लिफ्टिंग अगर करते हैं तो आपको स्लिप डिस्क या सियाटिका होने के बहुत चांसेज रहते हैं। तो आपको ये देखना है कि हमेशा एक्सरसाइज जिम में जो करें वो आप मतलब कि प्रॉपर देख रेख में करें, जो कि ट्रेंड बंदे हों, उनके अनुसार करें, उनकी फॉलो करें, उनके पॉस्चर कैसे उठाते हैं। प्लस अगर आप मसल्स को हाइपरट्रॉफी या मतलब एक तरह से जिससे होता है बॉडी बिल्डिंग, अगर उस तरह का नहीं, अगर फिटनेस के लिए जाते हैं, तो ऐसे केसेज में आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हैवी वेट लिफ्टिंग करें। क्योंकि फिटनेस के लिए आपको लो वेट में रेप्स बढ़ा के, मतलब रिपीटिशन बढ़ा के, आप उसको वही रिजल्ट पा सकते हैं जो आप हैवी वेट लिफ्टिंग में पा सकते हैं। तो इसलिए हैवी वेट लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप कम वेट के साथ भी वही, आप अगर रेप्स बढ़ा के आप सेम रिजल्ट पा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। आई थैंक यू। होप कि हमारे दर्शकों को आपके मतलब सवालों से बहुत हेल्पफुल होगी कि और स्पाइन से रिलेटेड अब उनके जो भी डाउट्स होंगे वो मोस्टली क्लियर हो चुके होंगे। जी, नमस्कार।